नमस्कार दोस्तों, मैं अमित वर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार अमित बीटेक वाला में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ईपी पुलिस के हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर के एग्ज़ाम की डेट क्लियर हो चुकी है। तो असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के जो हमारे एग्ज़ाम हैं वो 29 जनवरी से स्टार्ट हैं, ठीक है ना। तो इस दोनों में जो फिजिक्स है वो अपना एक इम्पोर्टेंट रोल निभाएगी, यानी कि असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर में फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। और फिजिक्स में भी एक हमारा टॉपिक है, जो वो हमारा टॉपिक है कार्य ऊर्जा शक्ति। इस टॉपिक से कम एक सवाल और अधिक से अधिक 2 से 3 सवाल हर हाल में आएंगे, यानी कि कम से कम एक सवाल तो आना ही है और ज़्यादा कितने 2 या 3 सवाल आ सकते हैं। तो इस टॉपिक का जो वेटेज हमारे एग्जाम में वो कितना है, कम से कम 2.5 नंबर का, अधिक से अधिक कितना 7.5 नंबर का। तो इस टॉपिक को हम ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हमने देखा जितने भी हम लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं, आप लोग मॉक टेस्ट देते हो, उनमें इससे सवाल 100% आता है। तो आज हम देखेंगे कार्य ऊर्जा और शक्ति, तो बड़े ही ध्यान से देखेंगे। तो पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कार्य, उसके बाद ऊर्जा एंड शक्ति। फिजिक्स में ये पूरा एक चैप्टर है। तो कार्य क्या होता है, अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में कहें, यानी कि भौतिक विज्ञान के संदर्भ में कहें, तो कार्य क्या होता है, वर्क। वो होता है बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को हम कार्य कहते हैं, यानी बल और विस्थापन इसके अदिश गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। तो अगर हम फॉर्मूला देखें मैथमेटिकली, तो क्या होता है, वर्क बराबर होता है F.S। ये डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है अदिश गुणनफल को। डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, अदिश गुणनफल को, ठीक है ना। जब हम इसको ओपन करते हैं तो क्या हो जाता है, W = mod F mod S cos थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बिकॉज हमारा फोर्स क्या है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है, और डिस्प्लेसमेंट भी हमारे एक सदिश राशि है। तो इन दोनों के बीच जो हमारा कोण बनेगा, यानी जो एंगल बनेगा, उसका हमें कॉस लेना पड़ता है। क्योंकि हम जानते हैं जब हम दो क्वांटिटी का, यानी दो राशियों का अदिश गुणनफल करते हैं, यानी कि A.B करते हैं हम, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा होगा। A.B जो होता है वो होता है mod A, यानी कि वेक्टर A का परिमाण, mod B वेक्टर B का परिमाण, और cos थीटा। थीटा होता है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। तो उसी प्रकार से तो क्या हो जाएगा, mod F mod S cos थीटा, ठीक है। और ये कैसे अदिश राशि है, जो वर्ग हमारा क्या है, एक अदिश राशि है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, यानी परिमाण होता है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अगर हम इसका सीजीएस मात्रक देखें तो वो अर्ग होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। और अगर हम इसके बीमी सूत्र की बात करें तो इसका बीमी सूत्र क्या होता है, mL²T⁻²। ये बीमी सूत्र हमारा कहाँ से निकल के आता है, अगर हमें फॉर्मूला पता है तो आसान तरीके से हम बीमी सूत्र निकाल पाएंगे, और अगर यूनिट पता है तब भी हम बीमी सूत्र निकाल सकते हैं। तो बीमी सूत्र हमारा क्या होता है, mL²T⁻²। कभी कभी क्या होता है, सीजीएस मात्रक और एसआई मात्रक, जिसे हम एमकेएस भी बोलते हैं, इन दोनों में रिलेशन भी पूछ लिया जाता है। तो हमारा जो एमकेएस या एसआई मात्रक वो क्या, जूल, और जो सीजीएस मात्रक वो क्या, हमारा अर्ग है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, 1 जूल = 10⁻7 अर्ग होता है। अब ये कैसे आया, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा डीप है। तो बस हमें इतना याद रखना है, 1 जूल किसके बराबर होता है, 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। ये पूछा जा सकता है, लेकिन श्योरिटी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, इसकी डायमेंशन जो बीमी सूत्र है वो हमसे पूछा जाता है। तो ये तो था हमारा वर्क का ओवरव्यू, यानी जो हमारा कार्य होता है उसका ये ओवरव्यू था, जस्ट इंट्रोडक्शन था। अब इस पर क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, जो हमारा कार्य होता है उस पर क्वेश्चन हमारे 2 से 3 प्रकार के बनते हैं। पहला क्या होता है, जब हमारा फोर्स यानी जो बल है वो कांस्टेंट हो। दूसरा क्या होता है, जब हमारा बल वेरिएबल हो, यानी कि जो हमारा फोर्स है, बल है, वो टाइम के रेस्पेक्ट में या डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा हो, कम ज़्यादा हो रहा है। तो इस 2 प्रकार के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, जो हमारा वर्क का फॉर्मूला होता है वो क्या था, W = हमने पढ़ रखा था F.S और cos थीटा, ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा था। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे हमारे 3 केस हैं। पहला, जब थीटा हमारा क्या जो 0 हो। केस हमारा फर्स्ट क्या है, जब थीटा हमारा 0। थीटा 0 होने का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई हमारा ब्लॉक रखा हुआ है, इस पर फोर्स F लग रहा है, जो हमारा कांस्टेंट है। फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है, यानी नियत है। और ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस होता है, A से B तक ये डिस्प्लेस होता है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना माना जाएगा, S हम मान लें, और फोर्स कितना लगा था, F। इस कंडीशन में क्या, हमारा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 0, यानी दोनों ही हमारे पैरेलल वेक्टर हैं। तो थीटा हमारा 0, तो वर्क हमारा कितना निकल गया है, W = mod F और mod S।
और कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो W बराबर FS, यानी कि जो वर्क होगा वो मैक्सिमम होगा। ये क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो किसी भी फोर्स द्वारा जो मैक्सिमम वर्क डन होता है, यानी किया गया कार्य अधिकतम कब हो सकता है? जब एंगल हमारा थीटा कितना होना चाहिए? 0, यानी जिस डायरेक्शन ऑफ फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य मैक्सिमम होगा। दूसरा केस हमारा क्या होता है? केस सेकंड, जब हमारा थीटा कितना हो? थीटा हमारा 90 डिग्री हो। थीटा 90 होता है तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। इस कंडीशन में हमारा वर्क डन कितना हो जाता है? F mod F और mod S cos 90, और cos 90 हमारा कितना होता है? 0, यानी 0। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है, अगर हमारा फोर्स परपेंडिकुलर है किसके? डिस्प्लेसमेंट के, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है b की स्पीड से, और ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस्ड हुआ है, यानी S इसमें डिस्प्लेसमेंट आया है। एक ये ब्लॉक रखा हुआ था और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में S डिस्प्लेसमेंट है इसका, लेकिन इसका जो वेट है mg, ये क्या है? एक फोर्स है। वेट क्या है? mg। mg हमेशा क्या लगता है? डाउनवर्ड लगता है। तो इसके वेट जो एक फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना? 90। तो इस केस में इसका जो वेट है mg, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच एंगल आ रहा है 90। डिस्प्लेसमेंट हमारा हॉरिजॉन्टल है और जो हमारा वेट है वो फोर्स कैसा? वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि वर्टिकल डाउनवर्ड, यानी लंबवत नीचे की तरफ लग रहा है। तो एंगल हमारा कितना है? 90। तो इस केस में कंडीशन क्या होगी? हमारा किया गया कार्य शून्य होगा। तीसरा केस क्या बनता है? केस थर्ड। केस हमारा थर्ड देखते हैं क्या बनता है। केस थर्ड क्या था? थीटा बराबर हमारा कितना हो जाए? 180। कितना होगा? थीटा बराबर हमारा 180 हो जाए। यानी इस केस में क्या है? ब्लॉक हमारा ऐसे रखा हुआ है, मान लो, सॉरी, पहले ब्लॉक हमारा यहाँ पे रखा हुआ था। ब्लॉक हमारा कहाँ? यहाँ पर रखा हुआ है। ये ए पोजीशन है, यानी इनिशियल है, और ये बी है। तो हमारा जो फोर्स है वो इसी डायरेक्शन में लग रहा है एफ, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो यानी अपोजिट हो रहा है, यानी जो हमारा फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन है और जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपोजिट हो रहा है। तो इस केस में एंगल कितना बन जाएगा? 180 का बन जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कितनी है? कैसी? इस डायरेक्शन में A to B है, और जो फोर्स लग रहा है वो B to A लग रहा है। फोर्स हमारा क्या लग रहा है? B to A लग रहा है। तो एंगल कितना हो जाएगा? 180। तो इस केस में क्या होगा? W वो हो जाएगा हमारा W बराबर mod F mod S cos 180। cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो W बराबर हो जाएगा माइनस के FS। यानी ये जो वर्क होगा वो होगा तो मैक्सिमम, लेकिन इसका जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। देखो जब हमारा एंगल 0 होता है तो वर्क कैसा आता है? पॉजिटिव आता है और मैक्सिमम आता है। ये भी इसकी वैल्यू तो मैक्सिमम है, लेकिन ये इसका साइन क्या है? नेगेटिव है। और एक स्पेशल केस है जब थीटा हमारा 90 होता है। थीटा अगर 90 होगा तो क्या हो जाएगा? वर्क डन हमारा 0 हो जाएगा। अब कोई कहेगा कि सर और इसे घुमा दो, यानी 270 आ जाए। अगर 270 कर देंगे तब भी हमारा वर्क डन कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि घूम के फिर से वो 90 पे आ जाएगा। 360 कर देंगे तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, फिर से वो यहीं पहुंच जाएगा। तो अगर हमें ये तीनों केस याद हैं तो आसान तरीके से हम बता पाएंगे वर्क डन कितना होगा। पहला केस क्या? जब थीटा हमारा 0 हो, वो ये कंडीशन होती है, यानी दोनों पैरेलल हो, तो वर्क डन हमारा मैक्सिमम निकल के आता है। दूसरा केस क्या है? थीटा 90 हो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच एंगल कितना होना चाहिए? 90 का, तो वर्क डन 0 होता है। तीसरी कंडीशन क्या है? थीटा 180 हो, तो वर्क डन हमारा निगेटिव होता है। तो ये 3 केस हैं जिसमें कभी कभी हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम देखेंगे किस प्रकार के हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारे वर्क का जो टाइप फर्स्ट है, यानी वर्क में जो टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो हम देखते हैं वो क्वेश्चन क्या होता है। जैसे मान लो आपको बोल देगा एक ब्लॉक है जिस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये मान लो ये एक्स एक्सिस है। फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन का। और ब्लॉक ए से बी तक हमारा डिस्प्लेस्ड हुआ है, ए से बी तक डिस्प्लेस हुआ। डिस्प्लेसमेंट मान लो 5 मीटर का है। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है? 5 मीटर का है। हालांकि इतनी सरल क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। क्या है? ब्लॉक ए से बी तक डिस्प्लेस्ड हुआ है और 10 न्यूटन का बल लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना? 5 मीटर का है। तो हमसे वर्क पूछ लेगा, तो हम सिंपली निकाल देंगे। 10 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे? 5 में कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 50 जूल। कितना आ जाएगा? 50 जूल आ जाएगा।
ये तो हमारा टाइप 1 है, यानी कि सीधा सीधा हमसे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले। आपको फोर्स दे देगा जो कांस्टेंट फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट भी हमें दे देगा, तो हमें सीधा क्या मल्टीप्लाई करना है, बस ये देखना है जिस डायरेक्शन ऑफ फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो हम ये कैलकुलेट करके कितना 50 जूल कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरे टाइप का कैसे बनता है, सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप क्या होता है, आपको फोर्स क्या देगा, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में देगा। अब यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं, एक्स, वाई और जेड एक्सिस। 3 एक्सिस होती हैं, एक्स, वाई और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, वाई पर जो होता है वो जे कैप होता है और जेड पर होता है वो के कैप होता है। 3 एक्सिस होती हैं, एक्स, वाई और जेड, और इन तीनों पर जो हमारे यूनिट वेक्टर होते हैं वो क्रम से क्या होते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। अब आपको बस ध्यान क्या रखना है, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है और के डॉट के, यानी उसी वेक्टर का उसी के साथ जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है, ठीक है ना। अब बाकी आई का जे के साथ भी 0 होगा, आई का के साथ भी 0 होगा, क्योंकि एंगल 90 बनेगा और कॉस 90 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये 3 यानी सेम का सेम के साथ, खुद का खुद ही के साथ ही अदिश गुणनफल हमेशा बनाता है इसका, ये यूनिट वेक्टर का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें याद रखने हैं। अब हमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे हमें बोल देगा हमारा जो फोर्स है F बराबर 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप है। तो ये फोर्स हमारा किस फॉर्म में दिया है, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिया है, इतने न्यूटन का हमें फोर्स लग रहा है। तो यहाँ से हमें समझ में आ जाना चाहिए न्यूटन का है, वाई एक्सिस पे जो फोर्स है वो 5 न्यूटन का है और जो जेड एक्सिस पे फोर्स है वो 6 न्यूटन का है। फिर से देखेंगे, फर्स्ट टाइप हमारा सिंपल ऐसा देगा, सेकंड टाइप हमारा क्या है, हमको जो फोर्स देगा वो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में देगा, ठीक है ना। 2i कैप लिखा है, 5j कैप लिखा है, 6k कैप लिखा है, और हमसे बोल देगा इसका पोजीशन वेक्टर यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s, वो दे देगा 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, सिंपली ऐसे मीटर। यानी कि इस फोर्स ने एक पार्टिकल को यहाँ तक डिस्प्लेस किया है, कहाँ से, ऑरिजिन से, और हमसे पूछेगा अब बताओ वर्क डन कितना होगा। फोर्स दे रखा होगा, डिस्प्लेसमेंट दे रखा होगा, वर्क डन हमसे पूछेगा। तो हम सिंपली फॉर्मूला जानते हैं, W इक्वल टू होता है F डॉट S। तो हमें क्या लिखना है, F की वैल्यू लिख लेनी है, वो हमारी कितनी है 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप डॉट जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर वो दे रखा है 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, सिंपल। अब इसका क्या है, मल्टीप्लाई करना है। जो हमने ये समझाया पॉइंट, अगर ये आपको ध्यान में रहेंगे तो ये गलत नहीं होगा। आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 में 10, और आई के साथ 1, तो ये 10 आ जाएगा। जैसे ही आई का जे के साथ करेंगे 0 आ जाएगा, आई का के साथ करेंगे 0 आ जाएगा, जिसका हमें कोई लेना देना नहीं है। अब जे का आई के साथ करेंगे 0 आ जाएगा, जे का जे के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो 5 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो प्लस के 30, और के का आई के साथ करेंगे 0 आ जाएगा, के का जे के साथ करेंगे 0 आ जाएगा, के के साथ करेंगे तो 1 आएगा। तो माइनस 6 का 8 के साथ करेंगे तो माइनस का 48, 6 का मल्टीप्लाई 8 में कर देंगे तो माइनस का 48 आ जाएगा, और ये कितना आया 30 था और ये कितना 10, तो ये कितने बचेगा, ये प्लस का 40 हो जाएगा और ये माइनस का 48 हो जाएगा, तो माइनस के 8 जूल। तो हमारा वर्क कितना आ गया, माइनस का 8 जूल। सिंपली हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। हमें क्या ध्यान देना है, अगर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिया है तो ऐसे लिख के सिर्फ आई का आई के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जे का जे के साथ कर देना और के का के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और आसानी से हम आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये तो हमारा सेकंड टाइप था। पहला टाइप क्या था, सिंपल आपको दिया, फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है और एंगल आपको दिख जाएगा, बोलेगा। तो ये पहला टाइप, ये सेकंड था। अब बनता है थर्ड टाइप, जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। थर्ड टाइप में हमारा क्या होता है, जो फोर्स हमारा होता है वो वेरिएबल होता है और आपको डिस्प्लेसमेंट की एक लिमिट दी जाती है। तो जो डिस्प्लेसमेंट हमारा वो यहाँ से यहाँ तक हुआ है तो वर्क डन हमें कैलकुलेट करना होता है। उस थर्ड टाइप को भी हम देखते हैं। तो ये आपने देख लिया, ये हमारा फर्स्ट टाइप था और ये सेकंड टाइप। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप में क्या होगा, फोर्स हमारा वेरिएबल होगा और हमें क्या दिया जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की लिमिट दी जाएगी। तो थर्ड टाइप, तो थर्ड टाइप में जो वर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स यानी Fx dx। अब इसका मतलब क्या है,
ये हमारा साइन जो दिया है वो इंटीग्रेशन का साइन दिया है, यानी एफ एक्स क्या है, फोर्स है जो एक्स का एक फंक्शन है, और एक्स यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डी एक्स को डिनोट कर रहा है, इंटीग्रेशन को डिनोट कर रहा है। अभी हम आपको समझाते हैं। जैसे हम फोर्स दे रखा है एफ बराबर 10x + 5 न्यूटन। अब इसमें क्या है, अगर हमारा एक्स चेंज होगा तो हमारा फोर्स चेंज होगा, यानी यहाँ पर हमारा फोर्स क्या है, वेरिएबल है। और आपको बोल देगा जो डिस्प्लेसमेंट है वो x बराबर 0 से 0 to x बराबर 5 मीटर, यानी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस फोर्स द्वारा वो 0 से कहाँ तक हुआ है, 5 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ये तो आपको डिस्प्लेसमेंट की उसने लिमिट दे दी, और ये आपको फोर्स दे दिया, बैरियर फोर्स दे दिया। अब हम इसमें ये नहीं रख सकते कि x बराबर 5 रख दें और फोर्स को कांस्टेंट करके हम आसान से कैलकुलेट कर लें। इसमें क्या हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पर फोर्स है वो x का फंक्शन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो हम वर्क कैलकुलेट करेंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा एफ डी एक्स, और एफ हमारा दे कितना रखा है, और लिमिट हम कैसे लाएं, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5 तक। तो ये इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई। ये होती है हमारी लोअर लिमिट यानी इनिशियल पोजीशन, एक्स बराबर 5 ये होती है हमारी फाइनल लिमिट। तो ये इनिशियल लिमिट है, ये फाइनल लिमिट है, और एफ ये वैल्यू हम रखेंगे 10x + 5, और यहाँ पर डी एक्स। और हमें पता है इसको हम ब्रेक करेंगे, तो 10x 0 से 5 10x dx प्लस 0 से 5 और ये क्या है 5 dx। अब हम जानते हैं x dx, अगर इसका इंटीग्रेशन करें x पावर n dx का, तो क्या होता है x पावर n + 1 अपॉन n + 1, यानी एक पावर बढ़ जाती है और नीचे भी उतनी ही पावर आती है। तो ये 10 तो कांस्टेंट है और यहाँ x पावर 1 रखा है, तो ये क्या हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा x² / 2, क्यों 1 + 1 यहाँ पे अगर n बराबर 1 पुट करें तो 1 + 1 2 हो जाएगा और नीचे भी 2 आएगा, तो x² / 2। लिमिट हमारी कितनी है 0 से 5, 0 से 5 प्लस ये 5 कांस्टेंट है, हाँ dx का क्या होता है x, तो 5 कांस्टेंट है और ये x 0 से 5। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 10 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 25 अपॉन 2 माइनस, जब लोअर लिमिट लगेंगे तो 0 रखें तो 0 हो जाएगा, तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है, प्लस 5 × 5, और 2 से ही कैंसिल आउट हो जाएंगे कितने 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 125 + 25 यानी 150 150 जूल। ये थर्ड टाइप है जो हमारा सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। थर्ड टाइप में क्या फोर्स वेरिएबल है और हमको क्या डिस्प्लेसमेंट की लिमिट दे रखी है, तो हम क्या करेंगे सिंपली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 से 5 और ये 0 से 5 लिमिट लगा के हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन का यही फार्मूला मैक्सिमम टाइम यूज होता है x पावर n dx का, तो ये हम लिखेंगे आराम से और देखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 150 जूल आ जाएगा। ये क्या हो गया 150 जूल, ये हमारे वर्क डन का फार्मूला है। ठीक है, तो ये थर्ड टाइप था जो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। अब सबसे लास्ट टाइप हमारा बचा हुआ है वो है हमारा फोर्थ टाइप। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच हमें एक ग्राफ बना के देगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच हमें एक ग्राफ बना के देगा और हमसे पूछेगा अब वर्क डन बताओ। अब आता है हमारा वर्क का फोर्थ टाइप, यानी फोर्थ टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जो हमारा चौथा प्रकार है वो कैसा है, जैसे आपको एक ग्राफ देगा, वो इधर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा और इधर क्या होगा, इधर फोर्स होगा यानी बल होगा, और ये विस्थापन। और यहाँ पर आपको दे रखा होगा स्केल बनी होगी, चलिए मान लो ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, और डिस्प्लेसमेंट के साथ मीटर में उसने बोल दिया होगा, और ये 0 है, और यहाँ पर ये फोर्स है, मान लो ये है 10 न्यूटन, फोर्स किसमें न्यूटन में। ऐसे करके आपको ग्राफ देगा, ऐसे ग्राफ बना होगा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इन दो के टर्म में। तो हमें क्या पूछेगा, अब बोलेगा ग्राफ को देख के हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो क्या होता है, हमें एक पॉइंट याद रखना है, एरिया अंडर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व, यानी एरिया अंडर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑलवेज गिव वर्क डन। बल और विस्थापन के ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो हमेशा हमें क्या देता है, वर्क देता है। तो बल और विस्थापन
इन दोनों से जो घिरा हुआ एरिया होगा इस ग्राफ से, वो हमें क्या देगा, वो देगा हमें वर्ग। तो एरिया हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। तो एरिया में ऐसे कैसे कैलकुलेट करें, ये देखो एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है और ये रेक्टेंगल बन रहा है। तो इस पूरे का एरिया हमें कैलकुलेट करना है, वो हमारा वर्क डन हो जाएगा। हम नाम दे लेंगे, इसे ए दे दो, इसे बी दे दो, इसे सी दे दो, इसे डी दे दो, और ये ई पॉइंट है और ये एफ है। तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर बल तथा विस्थापन ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल, यानी एरिया अंडर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो W बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो क्षेत्रफल हमें कैसे कैलकुलेट करना है, त्रिभुज ABF का क्षेत्रफल ये वाला प्लस रेक्टेंगल BCEF का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। ठीक ना। ये हमारा समलंब चतुर्भुज बना हुआ था, तो उसको हमने ब्रेक करके ऐसे सॉल्व कर लिया। जब दूसरे तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, वो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2, ठीक है, पैरेलल यानी समांतर भुजाओं का योगफल प्लस उन दोनों के बीच की दूरी। वैसे भी कैलकुलेट हम कर सकते थे। तो W बराबर इस त्रिभुज का 1/2, इसका बेस कितना हो जाएगा 2, और इसका जो हाइट है वो कितना हो जाएगी 10। ये जो क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, और इसका क्या हो जाएगा, ये कितनी है 2 और मल्टीप्लाई 10, लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसका भी क्या हो जाएगा 1/2, ये कितना है बेस इसका 1 है, हाइट कितनी है 10। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 1/2, बेस इसका कितना है 4, रिड्यूस कर देंगे 5 में से, तो 1 बेस है और 10 इसकी हाइट है। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, 5 टाइम्स 2 से 2, तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा हमारा 20 और ये आ जाएगा 5, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 35 जूल। तो इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो कितना 35 यूनिट है, और यूनिट दोनों हमारी SI दे रखी थी, तो इसलिए हमने इसकी भी यूनिट क्या रखी SI रखी। तो इसका जो किया गया कार्य इस ग्राफ में वो कितना है 35 जूल का है। तो हमारा क्या है, इसमें हम क्या समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा के इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल। ये वाली भुजा कितनी है 5 है, यानी O से D तक वैल्यू कितनी दे रखी 5, और ये वाली भुजा BC कितनी है 2 है, तो समांतर भुजाओं का योगफल और उन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है हमारी 10, तो 10 2 से काट देंगे 5 बार, और 7 का मल्टीप्लाई 5 करें तो 35 जूल। इस तरीके से भी कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। चाहे इस समलंब को 2 त्रिभुज और एक रेक्टेंगल में ब्रेक करके कैलकुलेट कर लेना, चाहे सीधा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा के कैलकुलेट कर लेना, दोनों तरीके से ही आंसर सेम आएगा। तो ये हमारे 4 प्रकार के क्वेश्चंस बनते। पहला क्या, जो हमारा फोर्स कांस्टेंट होगा और हमारा डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, तो एकदम बिल्कुल ईजी वे में उसको सीधा मल्टीप्लाई करना है और वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, क्या गया कार्य हम कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा हमारा क्या था, जो हमारा फोर्स है वो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिया होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिया होगा, वो दूसरा तरीका था, टाइप था। और जो तीसरा हमारा टाइप था उसमें क्या था, हमारा जो फोर्स है वो वेरिएबल होगा, ठीक है, वो किसी एक्सिस पे वेरिएबल होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी हमें लिमिट दी रखी होगी, तो उसमें हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वो थर्ड टाइप था। जो हमारा फोर्थ टाइप है उसमें हमें क्या है, बल और विस्थापन के बीच एक ग्राफ दिया होगा, और उस ग्राफ के नीचे का एरिया हमेशा क्या बताएगा, हमें किया गया कार्य बताएगा। तो ये हमारा फोर्थ टाइप था। इन 4 टाइप के अलावा, यानी 4 प्रकार के अलावा कोई भी टाइप नहीं है वर्क डन का, केवल 4 प्रकार के ही क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। जहाँ तक असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर की बात है, इससे ज़्यादा टफ कोई भी हमसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो ये आज हमारा जो टॉपिक था वो वर्क डन का था, यानी कार्य का था। तो कार्य का हमने पूरा टॉपिक कंप्लीट किया। दूसरा टॉपिक है एनर्जी, यानी ऊर्जा। तो कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी बोलते हैं। जहाँ तक हमारे असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर में, यानी हमारे असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उसमें सिंपली क्या है, हमसे या तो गतिज ऊर्जा के बारे में पूछा जाएगा या स्थिर ऊर्जा के बारे में पूछा जाएगा। तो मेनली हम उन्हीं 2 टॉपिक पर बात करेंगे। पहली हमारी क्या होती है, गतिज ऊर्जा। जिससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मान लो कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान m है,
और वो बी के वेग या चाल से गति कर रहा है, तो इसमें जो गतिज ऊर्जा होती है के बराबर वो होती है हाफ एम बी स्क्वायर। अब हमें इसके डेरिवेशन पे नहीं जाना है, केवल फॉर्मूले को याद रखना है क्योंकि हमें एग्जाम पार्ट में नहीं जाना है। तो के बराबर क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर, जहाँ एम क्या है उस पिंड का द्रव्यमान है, बी क्या है वेग। अब कभी कभी क्या होता है, ये तो हो गया, और गतिज ऊर्जा का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है जूल। SI मात्रक क्या होता है जूल। अगर मात्रक जूल है तो इसका जो विमी सूत्र आएगा वो किसके समान आएगा, कार्य के। जो विमी सूत्र होगा इसका वो कार्य के बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा m L/2 और T/-2। ये इसका विमी सूत्र होगा, क्योंकि मात्रक सेम है तो विमी सूत्र भी सेम होगा। और हम ऐसे भी जानते हैं, अगर हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ रखी है तो किया गया कार्य हमेशा ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, तो वहाँ से भी इसका मात्रक भी जूल है और उस कार्य का मात्रक जूल होता है, तो विमी सूत्र समान आएंगे। तो ये हो गई गतिज ऊर्जा। और कभी कभी क्या होता है संवेग। अब हम बात कर लें संवेग की थोड़ी। तो संवेग क्या होता है, ये एक सदिश राशि होती है, तो P बराबर m क्रॉस बी। बी यहाँ पर क्या होता है ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का वेग होता है, m द्रव्यमान होता है। अब क्या होता है संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या रिलेशन होता है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। यानी बोलेगा एक हमारा ऑब्जेक्ट यानी एक वस्तु है जिसका संवेग p है, इसके संवेग को दोगुना कर दें तो इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। ये गतिज ऊर्जा का यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये संवेग का फॉर्मूला है। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध। तो उसमें कुछ नहीं हमें देखना है, बस क्या देखना है, के बराबर क्या रखा है हाफ एम बी स्क्वायर। ऊपर भी हम m का मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाफ नीचे किसका मल्टीप्लाई कर देंगे m, तो ऊपर हो जाएगा एम स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हम हाफ नीचे m और एम बी का होल स्क्वायर। और ये एम बी ही हमारा क्या संवेग है, तो गतिज ऊर्जा के क्या हो जाएगा P²/2 m। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्मूला है गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग में संबंध। संवेग हमारा क्या है m क्रॉस b है, तो हमने क्या किया ऊपर भी m का मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी m का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर m² b² बन गया, तो हाफ और नीचे m है और ये एम बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। एम बी हमारा क्या संवेग होता है, तो के बराबर P²/2m। तो यहाँ से समझ में आता है जो गतिज ऊर्जा हमारी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है P² के। जो गतिज ऊर्जा होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है P² के, यानी कि इसके वर्ग के समानुपाती। तो संवेग अगर हम दोगुना करेंगे, किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट का संवेग अगर हम दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा हमारी 4 गुनी हो जाएगी, और आप संवेग 3 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी, यानी स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ेगी। तो ये संबंध हमें बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, के बराबर P²/2m। इस पर हमारे क्वेश्चन बनते हैं, यानी गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग में ये संबंध होता है। और यहाँ से अगर देखें हम तो हमारे जो गतिज ऊर्जा होती है वेग के क्या होती है, वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर अगर वेग हम दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा हमारी कितनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बोल देगा एक हमारा ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, अगर उसका वेग 4 मीटर पर सेकंड कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन आएगा। हमने क्वेश्चन क्या होता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट मान लो बी से चल रहा है और उसका वेग है 2b कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हमारी कितनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। तो आपने समझ लिया होगा जो गतिज ऊर्जा है और संवेग में क्या रिलेशन है, इनमें दोनों में क्या रिलेशन है। के हमारा जो है गतिज ऊर्जा है वो संवेग के वर्ग के अनुपाती है, तो संवेग अगर दोगुना किया जाएगा तो गतिज ऊर्जा हमारी कितनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। संवेग अगर हमारा 3 गुना किया जाएगा तो गतिज ऊर्जा हमारी 9 गुनी हो जाएगी। अब दूसरी हमारी आती है स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो किसी वस्तु की पोजीशन यानी स्थिति की वजह से जो उसमें ऊर्जा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्थिति ऊर्जा बोलते हैं, उसकी स्थिति की वजह से। ठीक है। और इसमें मेनली जो हम ऊर्जा पढ़ते हैं वो 2 प्रकार की पढ़ते हैं, एक होती है हमारी गुरुत्वीय ऊर्जा और दूसरी क्या होगी स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा। 2 ही प्रकार हमारे उसमें पेपर में आने। पहली क्या है हमारी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, इसका पहला क्या गुरुत्वीय
जिसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, U बराबर mgh। आपको बस फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है, बाकी इससे डीप में नहीं जाना है कि ये फॉर्मूला कैसे आया। फॉर्मूला क्या होता है, mgh, जहाँ m क्या है उस ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का क्या है, भार है, सॉरी वस्तु का क्या है, द्रव्यमान है, g हमारा क्या गुरुत्वीय त्वरण है, h क्या है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, ठीक है। अब इसमें एक रेफरेंस पॉइंट ध्यान रखना है, ये मान लो सतह है, ये क्या है, पृथ्वी की सतह है। अगर सतह से ऑब्जेक्ट h हाइट ऊपर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है m का, तो इसकी जो स्थिर ऊर्जा होगी पॉजिटिव होगी mgh, क्योंकि हम सामान्यतः जो पृथ्वी की सतह होती है उसको रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, ये सापेक्ष बिंदु होता है, इसी की रेस्पेक्ट में हम गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा को डिफाइन करते हैं। तो अगर ऊपर होगा तो पॉजिटिव होगा, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है h हाइट तो क्या हो जाएगी माइनस के mgh, और पृथ्वी की सतह पर U हमारा हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो अगर ये बात आपने याद रखी तो इसके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। पृथ्वी की सतह पर हम क्या मान के चलते हैं, स्थिर ऊर्जा को 0, अगर ऊपर जाते हैं तो प्लस का mgh और नीचे जाते हैं तो माइनस का mgh। तो ये हमारी गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा की बात हो गई। क्लियर, ये किसकी बात हो गई, गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा की। अब क्या होता है, कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट h हाइट पर है, यानी ये क्या है, पृथ्वी की सतह, इससे h हाइट पर कोई हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, और ये h हाइट यानी इस ऊंचाई से नीचे छोड़ दिया जाता है। तो सतह से टकराने से ठीक पहले, यानी जब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, टकराने वाला होगा, तब इसका वेग क्या होगा। कोई ऑब्जेक्ट हमारा जिसका द्रव्यमान m है और कितनी ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर है, तो सतह से टकराने से ठीक पहले इसका वेग क्या होगा। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, ये क्या है, ये एनर्जी कंजर्वेशन का एक क्वेश्चन है जिसमें हमारी गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, यानी कि इसकी गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा कितनी होगी, mgh होगी, और यहाँ पर इसका वेग कितना हो गया, v हो गया है। तो इसकी टोटल यानी संपूर्ण गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी, स्थिर ऊर्जा में कन्वर्ट हो चुकी, सॉरी इसकी संपूर्ण गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो सिंपली इसमें हमें क्या करना होता है, mgh, ये तो इसकी गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा है, ये किस में कन्वर्ट हो गई, हाफ mv² में। m से m कट गया तो b बराबर क्या आ जाएगा, √2gh। तो आप इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखें। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा जिसका द्रव्यमान m है, h हाइट से छोड़ा जाता है, तो सतह से टकराने से जस्ट पहले उसका जो वेग होगा √2gh होगा। h क्या वो हाइट है, g वो है, ठीक है। तो इसी पे एक क्वेश्चन हमारा बनता है, आपको बोला जाता है दो अलग अलग द्रव्यमान के पिंड एक साथ एक ही समान ऊंचाई से छोड़े जाते हैं, तो सतह पर क्या समान समय में टकराएंगे, अलग अलग समय में टकराएंगे, ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान से देखें, इस फॉर्मूले कहीं भी द्रव्यमान नहीं आया है, यानी कि जो पिंड है उसका द्रव्यमान नहीं आया है। तो जो हमारा वेग है वो द्रव्यमान से इंडिपेंडेंट है, द्रव्यमान से स्वतंत्र है। तो चाहे 1 किलो का पिंड हो चाहे 100 किलो का पिंड हो, अगर वो समान हाइट से छोड़ा जाएगा तो समान समय पे ही नीचे आके टकराएंगे। क्या समान समय पे ही नीचे आके टकराएंगे, और उनके वेग भी समान होंगे, क्योंकि जी हमारा क्या कांस्टेंट है, एच भी उनकी दोनों की समान है, तो वेग भी हमारे दोनों के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ से क्लियर होता है जो वेग है वो उनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। और इस प्रकार के हमसे क्वेश्चन कई एक बार पूछे जाते हैं, आपने मॉक टेस्ट में भी देखे होंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग द्रव्यमान के पिंड होंगे और एक साथ समान हाइट से छोड़े जाएंगे, तो क्या होंगे, समान समय पर ही आके टकराते हैं। वो यहीं से समझ में आता है। अब हमारा एक स्थिर ऊर्जा बची स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। इसमें क्या होता है, हमारी कोई स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, k है। स्प्रिंग कांस्टेंट इसका क्या है, k है, सॉरी स्प्रिंग कांस्टेंट इसका k है, और इसको हम थोड़ा खींचते हैं, यानी इसमें अगर खिंचाव x है, खिंचाव क्या है इसका, x है, तो इसमें जो हमारी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा हुई k बराबर वो कितनी होती है, सॉरी u बराबर कितनी होती है, हाफ kh²। अगर कोई स्प्रिंग है उसमें खिंचाव x है तो कितनी होती है, हाफ kh²। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया इसको समझने की जरूरत नहीं, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि आप में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे। हमारी स्प्रिंग है, अगर उसमें खिंचाव x है, यानी एक्सटेंशन उसमें कितना है, x है, तो इसकी स्थिर ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ kh²। अगर इसमें हम
यानी कंप्रेशन, इसका दबाव, यानी इसमें हम कंप्रेस भी करें, कंप्रेस भी अगर एक्स करेंगे तब भी स्थिर ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर होगी। यानी एक्स जो स्प्रिंग है हमारी वो ओरिजिन पोजीशन से एक्स दबा दी गई है, ओरिजिन पोजीशन से एक्स दबा दी गई है, तो भी हमारी स्थिर ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। सेम दोनों कंडीशन में ये स्थिर ऊर्जा हमारी सेम रहेगी। तो ये हमारी क्या होती है, स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा होती है। तो यही 2-3 टाइप हमें पढ़ने हैं जो हमारे पेपर में आएंगे। पहला हमारा क्या था, गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा थी, और दूसरी हमारी क्या है, स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा, ये दूसरा टाइप है। जिसपे एक क्वेश्चन हमारा कैसे बना था, जो हमारे स्थिर ऊर्जा है उस पर क्वेश्चन हमारा कैसे बनता है, वो क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे एक स्प्रिंग है, इसमें मान लो खिंचाव हमारा x है, खिंचाव कितना है, x है। इस कंडीशन जो इसकी स्थिर ऊर्जा है वो कितनी है, a जूल है। और हमसे बोलेगा अगर इसका खिंचाव हम दोगुना कर दें, कितना खिंचाव करते हैं, दोगुना है 2x कर दें, तो स्थिर ऊर्जा हमारी कितनी हो जाएगी, 4a जूल हो जाएगी। ये मैंने आपको कैसे बता दिया, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है वो u बराबर क्या पढ़ रखा है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। जो हमारी स्थिर ऊर्जा है इसकी स्प्रिंग की वो क्या है, खिंचाव, यानी जो एक्सटेंशन है उसके वर्ग के अनुपाती है। तो खिंचाव अगर दोगुना किया जाएगा तो इसकी स्थिर ऊर्जा हमारी कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। और इसी टाइप के हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कभी क्या करेगा वो, खिंचाव को 3 गुना कर देगा तो स्थिर ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। कंडीशन क्या है, स्प्रिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो उसका कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है वो चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी अगर खिंचाव कम ज़्यादा होता है तो हम बता पाएंगे कि उसकी स्थिर ऊर्जा में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो ये था हमारा एनर्जी का टॉपिक। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी पढ़ी, उसके बाद क्या पढ़ी हमने, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी। पोटेंशियल एनर्जी हमने 2 टाइप पढ़े, पहला था हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा, दूसरा था हमारा स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यानी स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा। यही 2 हमारे टॉपिक हैं जो हमारे क्वेश्चन उसमें एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब तीसरा टॉपिक हमारा आता है पावर, इसको हम शक्ति बोलते हैं। तो कार्य करने की दर, शक्ति हमारी क्या होती है, कार्य करने की दर को हम शक्ति बोलते हैं, यानी P बराबर W/T। P बराबर क्या हो जाएगा, W/T। कार्य करने की दर को ही हम शक्ति बोलते हैं। ऐसा ही मात्रक इसका क्या होता है, वो हो जाएगा जूल पर सेकंड या वाट, जूल पर सेकंड या वाट। अगर इसका हम बिमी सूत्र देखें तो बिमी सूत्र क्या हो जाएगा, इसका क्या होता है, mL²T⁻²। बिमी सूत्र कभी भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपको यूनिट पता है तो आप बिमी सूत्र लिख पाएंगे। और नीचे क्या, सेकंड, सेकंड क्या होता है, टी होता है, तो ये क्या हो जाएगा mL/2 T⁻³ ये इसका बिमी सूत्र हो जाएगा। सेकंड का क्या होता है, टी होता है, और ऊपर क्या, जूल, जो कार्य का मात्रक है, तो क्या होता है mL/2 T⁻², टी ऊपर पहुंचेगा तो पावर -3 हो जाएगी, तो mL² T⁻3। तो ये हमारा किसका, पावर का बिमी सूत्र हो जाएगा। अब पावर, इस पर जो क्वेश्चन बनता है वो एक टाइप का क्वेश्चन बनता है जो जनरली हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या होता है, वो जो हमारी शक्ति है वो कैसी है, अदिश राशि है। शक्ति क्या है हमारी, अदिश राशि है, क्यों हम जानते हैं P बराबर क्या है, W/T। P बराबर क्या है, W/T यानी बैक डन अपॉन टाइम। और इसका मात्रक क्या था, वाट, मात्रक वाट था। और ये कैसी हमारी अदिश राशि है, था हमारी शक्ति का कुछ बेसिक डेफिनेशन। क्या हमने पढ़ा दिया आपको, बिमी सूत्र बता दिया। P बराबर क्या होता है, W/T यानी बैक डन अपॉन टाइम। मात्रक क्या होता है, वाट। बिमी सूत्र भी मैंने आपको बता दिया और ऐसा ही मात्रक बता दिया। अब क्या है, इस पर हम देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से हमसे पूछे जाते हैं। तो जनरली जो 99% क्वेश्चन आने के चांस है वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा। आपसे बोलेगा एक हैंड पंप है हमारी, या मोटर पंप बोल देगा वो, हैंड पंप या मोटर पंप, जो क्या है mkg पानी, mkg पानी h हाइट पर। अब m का जनरल मान दे रखा होगा 10 किलो, 20 किलो या 30 किलो जो भी दे रखा होगा, h हाइट पर t टाइम में, टाइम में कितना दे रखा है, t,
यानी कि एक हैंड पंप है जो m kg पानी को h हाइट तक t सेकंड में पहुंचाती है। तो इस हैंड पंप की हमें क्या बतानी होगी, शक्ति बतानी होगी, यानी कि इसकी हमें पावर बतानी होगी। फिर से हम क्वेश्चन को देखेंगे। एक हमारी पंप है जो m kg पानी को h हाइट तक t सेकंड में पहुंचाती है, तो इसकी हमें शक्ति ज्ञात करनी होगी। तो शक्ति कैसे ज्ञात करेंगे, P बराबर क्या होता है W/T यानी वर्क अपॉन टाइम। तो W कितना होगा, m kg का पानी, m kg पानी हमारा h हाइट तक जा रहा है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा mgh अपॉन t। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखें। जो हैंड पंप है या मोटर पंप है इसके लिए हमेशा ये फॉर्मूला लगता है mgh अपॉन t, और इतने वाट का ये कार्य करेगी। ठीक है, अगर t हमें सेकंड में ना दिया हो, t मिनट में दिया हो तो हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, m kg में ना दिया हो तो kg में कन्वर्ट कर लेंगे, हाइट अगर मीटर में ना दिए तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें यूनिट का बहुत ही ध्यान रखना है, ये सभी ऐसा यूनिट में ही होना चाहिए तभी ये वाट में आएगा। तो क्या है, सिंपली क्या होता है mgh अपॉन टी। mgh क्या है, इस पानी की स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन, और कितने t समय में हुआ है, तो स्थिर ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो किए गए कार्य के बराबर होगा, अपॉन में t, टाइम से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पावर पता चल जाएगी। और इसी प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, और श्योर है कि जो हमारा एग्जाम होगा उसमें 99% चांस है कि ऐसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्क, एनर्जी एंड पावर का कुछ इंट्रोडक्शन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हमने बताए, जो हमारे असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।